भाग अंतिम। हेलो दोस्तों, कहानी के अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। अब आगे की कहानी। चेरिया शादी स्पेशल मिश्रा सदन। फूलों के आंचल तले डार्क मैरून कलर के लहंगे में धीमे कदमों से स्टेज की ओर आती रिया और आशी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दुल्हन वाला नूर उनके चेहरे पर साफ चमक रहा था। वो बहुत नर्वस हो रही थी। उसके कांपते होंठ बार बार उनकी बड़ी सी नदी को छुए जा रहे थे। दुल्हन को आता देख सबकी नजरें उसी ओर उठ गई और जय की नजरें तो बस रिया पर ठहर कर रह गई और अनुराग की आशी पर। वो एक तक बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रहा था, मानो हमेशा हमेशा के लिए इस लम्हे को अपनी नजरों में कैद कर लेना चाहता हो। उधर शुभ ने कीर्ति को हर जगह ढूंढ लिया, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। वो कुछ सोचते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर नॉक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर शुभ एकदम हड़बड़ा गया। ओ शिट, कीर्ति के चक्कर में मैं इन्हें तो भूल ही गया। शुभ तेजी से पलटता हुआ वहां से निकल गया। उसके जाने के कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। कीर्ति दोनों हाथों को आपस में रब करती हुई तेजी से नीचे जयमाला हॉल की तरफ बढ़ गई। वो अब पहले से काफी संभल चुकी थी। अपनी लाल आंखों को उसने आई मेकअप से कवर अप करने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन कानों में अब भी एक ही बात गूंज रही थी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सौम्या हमारे लिए लाख बुरी हो, लेकिन उसकी आंखों में हमने तुम्हारे लिए हमेशा सच्चा प्यार महसूस किया है। कीर्ति की आंखों में फिर से पानी आने लगा। उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, फिर तेजी से चेयरिया के पास चली आई। चेयरिया फ्लावर कर्टेन के कुछ हर्ट शेप बलून से सजे हुए एक स्टेज पर खूबसूरत से काउच पर एक साथ बैठे हुए थे। कीर्ति ने आकर रिया को एक साइड से हक दिया और मुस्कुराते हुए बोली, स्वीट हार्ट, आज तो आप गजब का कहर ढा रही हैं। भाई को देखो जरा, उनकी तो नजर नहीं हट रही आपसे। जय ने एक प्यारी सी स्माइल रिया और कीर्ति की तरफ देखते हुए पास की। थैंक यू हमारी तारीफ के लिए, लेकिन आप इतनी देर से कहाँ थी? रिया ने प्यार से कीर्ति के गालों को छूते हुए कहा। मैं जरा फ्रेशअप होने गई थी। ओह, शुभ ने तुम्हारे साथ? वो तो तुम्हें ही ढूंढने गया था। रिया ने आसपास नजर घुमाते हुए धीरे से कहा। नहीं, अभी मैं देख कर आती हूँ। उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कीर्ति ने जल्दी से जवाब दिया और फिर स्टेज से नीचे उतर गई। उसके जाते ही मानवी दौड़ती हुई जय रिया के पास आई। वो बहुत खुश लग रही थी। जय ने मानवी को अपनी गोद में बिठा लिया। शादी कब होगी? मानवी ने मासूमियत से पूछा। कुछ देर में, जय ने जवाब दिया। ओह, वैसे जय सर, अब मैं आपको सर नहीं कहूंगी, मानवी ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा। क्यों? मानवी खिलखिलाकर हंसते हुए। क्योंकि आज से मेरे जीजू हुए, जय मुस्कुराते हुए। बात तो सही है। फिर आज से सर कैंसिल और जीजू डन। ओके, मानवी खुश होते हुए। ओके। पहले रिया और जय ने, फिर आशी और अनुराग ने एक दूसरे को माला पहनाई। जय ये सारी रस्में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था, लेकिन रिया की खुशी से चमकते चेहरे को देखकर अब वो भी इन पलों को महसूस करते हुए खुश होने लगा था। जयमाला के बाद कुछ देर तक आशीर्वाद समारोह का सिलसिला शुरू हुआ। जो भी गिने चुने वीआईपी और वेरी क्लोज फ्रेंड रिलेटिव्स इनवाइटेड थे, उन्होंने गिफ्ट्स, ब्लेसिंग और बेस्ट विशेस दी। इन सब में ही एक घंटा भर निकल गया। सभी लोगों की भीड़ छटने के बाद एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने शुभ के साथ खड़ा था। उस शख्स को देखकर रिया मुस्कुराते हुए नम आंखों से अपनी जगह से उठते हुए उस शख्स के पास आकर रुक गई। उस शख्स ने जैसे ही रिया के सर पर हाथ रखा, वो रोती हुई उसके सीने से लग गई। नानू, आप आपने हमें बताया क्यों नहीं आप आने वाले हैं? हमें लगा आप हमसे अब कभी नहीं मिलेंगे। हमने बहुत मिस किया आपको, रिया ने सिसकते हुए कहा। जय भी उनके बराबर में ही खड़ा था, लेकिन उसने उन दोनों के बीच में कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। कैसे ना आता? मेरी लाडो की शादी के सपने मैं बरसों से देखता आ रहा हूँ, और आज इतने खास मौके पर मैं ही ना रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? किशनलाल जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नानू, थैंक यू आज के दिन हमारे साथ होने के लिए। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। रिया अब भी रोए जा रही थी। मेरी लाडो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उम्मीद कैसे छोड़ दी तुमने? किशनलाल जी ने हल्की नाराजगी से कहा। सॉरी नानू, बीते दिनों में इतना कुछ हो गया और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हम आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। रिया ने नानू की ओर देखते हुए कहा।
मुझे तो बस तेरी खुशी से मतलब है और कुछ भी जल्दी नहीं हुआ। बुरे दिनों की तकलीफ बहुत झेली मेरी लाडो ने, अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। रिया ने एक नजर नानू के पीछे देखा, वहां शुभ और बाकी फैमिली मेंबर्स खड़े मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। सारे मेहमान बाहर लॉन एरिया में खाने के लिए जा चुके थे। शुभ रिया के सामने आकर बोला, तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? रिया मुस्कुराते हुए, बहुत 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 शानदार। एक एक करके शादी की सारी रस्में शुरू हुई। शिवम जी और रागिनी जी ने रिया का कन्यादान किया। विशंबर जी को आज सुनैना जी की कमी हद से ज्यादा महसूस हो रही थी। वो बस किसी तरह अपनी आंखों की नमी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अनुराग उन्हें साइड से हक करते हुए बोला, पापा प्लीज संभालो खुद को, माँ की खुशी के लिए। माँ जहाँ कहीं भी होगी, उनके प्यार, आशीर्वाद और ममता उनके बच्चों पर हमेशा बरसती रहेगी। ऐसे रोकर आप उन्हें भी दुखी कर देंगे। विशंबर जी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया तो अनुराग भी मुस्कुरा दिया। रिया का मुस्कुराता चेहरा देखते हुए जय ने बाकी के 3 फेरे भी पूरे किए। साथ ही सब लोग मुस्कुराते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। फेरे पूरे होने के बाद सिंदूर दान की रस्म हुई। जय ने चांदी के सिक्के से रिया की मांग में सिंदूर भरा तो कुछ सिंदूर उसकी नाक पर भी बिखर गया। सिंदूर पड़ते ही रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू की बूंदें उसके गालों में ढुलक आई, जिसे जय ने हल्के से अपने अंगूठे से साफ करते हुए उसका सिर चूम लिया। आज से एक आंसू इन आंखों में नहीं, और ये मेरा ऑर्डर है, जय ने रौबीले अंदाज में कहा तो रिया मुस्कुरा दी। मंगलसूत्र पहनाकर जय ने रिया को अपनी धर्मपत्नी के रूप में सबके सामने स्वीकार किया और अनुराग ने आशी को रिया को अपनी जीवन संगिनी के रूप में उसका दिल और दिमाग तो कब का स्वीकार कर चुका था। आज सारी रस्में तो उसने सिर्फ दुनिया और परिवार के लिए की थी और रिया की खुशी के लिए। जब जय रिया के साथ मंडप से बाहर आने लगा तो उसकी मोजरी गायब थी। सब लोग रस्मों और इमोशन में इतने बिजी हो गए थे कि किसी का ध्यान जूते छिपाने वाली बात पर गया ही नहीं। जय ने आशी अनुराग की ओर देखा तो दोनों ने अपने कंधे उचका दिए। जय ने जब विकी और युवराज को देखा तो विकी बोला, भाई लड़के वाले होकर हम खुद ही जूते थोड़ना चुराएंगे। क्यों नहीं, रिया तुम्हारी खास दोस्त है, कहीं भाई से ज्यादा दोस्त पर प्यार आ गया तो क्या गारंटी है तुम पार्टी नहीं बदलोगे? कीर्ति अपने कमर में हाथ रखकर विकी को शक्की नजरों से घूरते हुए बोली। विकी ने विश्वास दिलाया, सेटअप यार कीर्ति, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं भाई की साली थोड़ी ना हूँ। उसकी बात पर सब ठहाके लगाते हुए हंसने लगे। फिर सब लोग शुभ की तरफ शक्की नजर से देखने लगे। शुभ ने भी अपने कंधे उचकाते हुए साफ इनकार कर दिया। अनुराग बोला, तो फिर कहाँ गए जूते? सब एक दूसरे पर जूते गायब होने का इल्जाम लगा रहे थे और शक्की नजरों से देख भी रहे थे। बड़े एक और बैठे बच्चों की इस खींचातानी का आनंद ले रहे थे। आशी, अनुराग, विकी, युवराज सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। जूते किसी के पास भी नहीं थे। कीर्ति खींचते हुए बोली, बिना वजह के जूते कौन उड़ा ले गया? भाई मैंने कहा था ना आपसे, जूते गायब नहीं होने चाहिए। जय कीर्ति को घूरते हुए बोला, अब इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, मैं रस्मों पर ध्यान देता या फिर जूतों पर? कीर्ति उसे चिढ़ाते हुए बोली, रहने दो भाई, हम सब जानते हैं आपका ध्यान रस्मों पर था या फिर रिया पर, सॉरी सॉरी, रिया भाभी पर। जय कीर्ति को घूरने लगा तो रिया की हंसी निकल गई। बाकी सब भी मुंह दबाकर हंस पड़े। तभी पीछे से आवाज आई, अरे जूते तो मेरे पास हैं, इधर देखो। आप मेरी जीजू हो तो जूते भी तो मैं ही चुराऊंगी ना। सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए मानवी बोली। सुबू भी उसके पीछे ही था। ओ, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है छोटा पैकेट। वैसे कहाँ थी तुम इतनी देर तक? कीर्ति ने उसके हाथ से जूते लेने की कोशिश करते हुए कहा तो मानवी जूते लेकर झट से जय रिया के पास भाग आई। सुब्बू, अरे कीर्ति दी, ये तो आइसक्रीम खाने में बिजी थी। अच्छा, पता है कितनी खाई इसने? कितनी? रिया ने पूछा। 1 2 3 4 5। सुब्बू ने अच्छे से काउंट करने के बाद कहा, पूरे 20 आइसक्रीम खाई है मानवी ने। मानवी ने सुब्बू को घूरते हुए देखा और चुप रहने का इशारा किया। फिर रिया की ओर देखते हुए बोली, मैंने अकेले थोड़ी ना खाई है, ये मोटा भी मेरे साथ खा रहा था। ए चुहिया, मोटा नहीं हूं मैं, तो मैं भी चुहिया नहीं हूँ, समझे? मानवी सुब्बू दोनों आपस में झगड़ने लगे तो जय बोला, मानवी पहले मेरे जूते दो वापस, आप बाद में आपस में लड़ लेना। नहीं ऐसे नहीं, एक शर्त पर दूंगी जूते, मानवी ने बड़ों की तरह समझदार बनते हुए कहा। जय मुस्कुराते हुए, और क्या है वो शर्त? नहीं, पहले प्रॉमिस करो आप कि ना नहीं करोगे, मानवी ने कुछ सोचते हुए कहा। ओए छोटा पैकेट, पहले शर्त तो बता। कीर्ति भी बीच में कूद पड़ी। नहीं, पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा। मानवी अब जिद करने लगी थी। अच्छा अच्छा ठीक है, प्रॉमिस, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, जय ने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा। वो अब इरिटेट हो रहा था। कीर्ति ने बुरी तरह मुंह बनाया। मानवी बोली, क्या आप मुझे रिया दीदी के साथ रहने दोगे हमेशा?
मैं कोई भी शैतानी नहीं करूंगी, पक्का, मानवी मासूमियत से बोली। तो जय ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। मानवी के पास आने पर जय ने उसे गोद में उठाते हुए बोला, बस इतनी सी बात, अगर आप शैतानी भी करोगे तब भी तुम्हें रिया से कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सच? मानवी ने खुश होते हुए पूछा। बिल्कुल बच्चा, रिया ने प्यार से उसके गाल में किस करते हुए कहा। तो मानवी एक साथ दोनों के गले लग गई और इस खूबसूरत मोमेंट को कीर्ति ने जल्दी से अपने कैमरे में कैद कर लिया। लीजिए, हो गई जय, रिया और अनुराग आशी की शादी। तो आप लोग भी मुंह मीठा कर लो और इन लवली कपल्स को शादी का गिफ्ट देना न भूलें। ओब्रॉय मेंशन। अगले दिन दादी माँ ने घर में माता की चौकी रखवाई थी। जय रिया को थोड़ी देर रेस्ट करने को बोलकर नीचे शोभा जी के पास चला आया। हॉल में चमकती लाइट्स और सफेद पर्दों से खूबसूरत सजावट की गई थी। ये सब रिया ने खुद इंस्ट्रक्शन देकर करवाया था। कैसे, कहाँ, कितने पर्दे और कितनी लाइट्स किस तरह लगेगी, और मंदिर वाले एरिया को सिर्फ फूलों से सजाया गया था और उन फूलों पर भी लाइट्स की रोशनी झिलमिला रही थी। जय दोपहर के बाद नीचे आया ही नहीं था और अब ये सारी सजावट देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। ओबरॉय मेंशन बहुत बड़ा और खूबसूरत था। अंदर से लेकर बाहर तक हर चीज लेटेस्ट फैशन की थी और आज इस सजावट ने पूरे ओबरॉय मेंशन की भव्यता और खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। एक बात और थी, जब से जय ने होश संभाला, इस घर में कोई फंक्शन या फिर त्योहार ना के बराबर ही होता था। त्योहार पर छोटी सी पूजा शोभा जी अकेले ही कर लेती थी, क्योंकि कीर्ति तो बाहर ही रहती थी और जय को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। शुरू में तो शोभा जी का मन रखने के लिए वो त्योहार वाले दिनों में कुछ वक्त अपनी दादी माँ के साथ घर पर बिता लिया करता, मगर बीतते समय के साथ उसका हर काम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया। ये ओबरॉय मेंशन उसके लिए घर कम होटल ज्यादा हो गया था। कभी कभी तो वो रात के वक्त कब आता और सुबह कब चला जाता, शोभा जी को ये पता तक नहीं चलता था। और ऐसे में शोभा जी उसे फोन करके खूब डांट लगाती, जिसका असर कुछ दिनों तक जय पर दिखता और वो अपनी दादी माँ का मन रखने भर के लिए सुबह नाश्ते और ज्यादा से ज्यादा रात के डिनर के वक्त डाइनिंग टेबल पर नजर आ जाता। बस काम काम और काम ही जय की लाइफ का एकमात्र जीवन आधार बन गया था। ऐसे में शोभा जी परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। जय की लाइफ में सब कुछ ऐसा ही चलता रहता अगर रिया ना होती तो। रिया के आने के बाद से ही शोभा जी को जय में काफी बदलाव महसूस हुआ था और उनकी बरसों की उम्मीद जो कि अब टूटने लगी थी कि एक न एक दिन जय की जीवन की गाड़ी पटरी पर आएगी, वो रिया की वजह से आज सच हो गई। जय को अपने पास आता देख शोभा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन असल झटका तो अभी लगना बाकी था जब उन्हें पता चला कि जय आज माता की चौकी में शामिल होने वाला है। शोभा जी इस वक्त किचन के पास थी तो जय भी वहां चला आया। शोभा जी, कुछ चाहिए तो था तुझे? नीचे क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि लाची आई थी ऊपर, उसने बताया कि आप प्रिया को बुला रही हैं। कुछ काम था तो बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। जय ने आराम से कहा। क्या? तू क्या करेगा? लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। शोभा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दादी माँ, रिया ऊपर कमरे में है, मैंने उसे कुछ देर रेस्ट करने को कहा है। जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ। जय ने शोभा जी को पूरी बात समझाई। ओह, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कितनी बार कहा रिया से वो रहने दे, मैं देख लूंगी सारा काम। फिर उसने जिद करके मुझे कमरे में भेज दिया। शोभा जी परेशान होते हुए पूछा। अब जिद्दी तो वो है ही, साथ ही अपनी हेल्थ को लेकर बहुत केयरलेस भी, अपनी दवाइयां तक समय पर नहीं लेती। अच्छा, तो ऐसी बात है, रुक दो, मैं उसकी खबर लेती हूँ। मैंने कितनी बार कहा उससे ये सारे काम रहने दे, लेकिन उसने जिद करके सब कुछ अपने जिम्मे ले लिया। शोभा जी ने हल्के गुस्से से कहा। रिया की फिक्र तो उन्हें भी थी। रिलैक्स दादी माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे समझा दिया है। जय ने शोभा जी को ऊपर रिया के पास जाने से रोकते हुए कहा। क्यों? क्या मैं तेरी बीवी को डांट भी नहीं लगा सकती? शोभा जी अब जय की टांग खिंचाई करने लगी थी। क्या दादी माँ, आपको क्या काम था? मुझे बताइए वरना मैं जा रहा हूँ। शोभा जी की नौटंकी जय बखूबी समझ रहा था, लेकिन वो फिलहाल मजाक के मूड में नहीं था, या यूं कहें कि वो कभी मजाक के मूड में नहीं रहता। वैसे तो मुझे रिया से कुछ खास काम नहीं था। मैंने लाची को इसलिए भेजा था कि वो रिया को समय से तैयार होने को बोल दे। क्या हुआ, उसने कहा नहीं? उसने कहा होगा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। जय को लाची का वहां से डरकर भागना याद आ गया। अब वो शोभा जी से क्या बताता? क्या बात है, आज तो ओबरॉय मेंशन का हुलिया बदला बदला नजर आ रहा है नानी माँ। विकी आरती जी के साथ अंदर आते हुए बोला।
बिल्कुल। अब इस घर की रौनक जो आ गई है तो रोशनी और झिलमिलाहट तो होगी ही। शोभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं सही हूं तो घर की रौनक कोई और नहीं, रिया ही है, राइट? ओए, वो अब तेरी भाभी है तो उसे भाभी कहने की आदत डाल। क्या रिया रिया लगा रखी है? आरती जी ने विकी के कान खींचते हुए कहा। आउच मॉम, छोड़ दो यार, लग रही है। विकी ने कान छुड़ाते हुए कहा। आगे से ध्यान रखूंगा। आरती जी ने उसके कान छोड़ दिए। वैसे कहाँ है रिया? आई मीन रिया भाभी। भाभी कमरे में है। शोभा जी आरती के साथ हॉल में आ गई। मैं मिलकर आता हूँ। जय, कोई जरूरत नहीं है। विकी, क्यों? क्यों नहीं? बैठ। विकी बेमन सा जय के साथ हॉल की तरफ बढ़ गया। अचानक उसका ध्यान जय के कपड़ों पर गया। भाई, आज आप कुछ डिफरेंट लुक में नजर आ रहे हैं। ये कमाल कैसे हुआ? क्यों, क्या मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता? जय ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए विकी की ओर देखा। हे, मैं तो बस तारीफ कर रहा था। विकी दंत दिखाते हुए। हे विकी, तुम कब आए? कीर्ति अपनी साड़ी संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। बस अभी अभी। यू आर लुकिंग स्टनिंग। कीर्ति मुस्कुराते हुए, थैंक्स। शोभा जी, अरे वाह, क्या बात है। आज तो दोनों भाई बहन एक के बाद एक सरप्राइज दे रहे हैं मुझे। साड़ी का मूड कैसे बन गया मेरी गुड़िया का? बहुत खूबसूरत लग रही है साड़ी में। सभी लोग हॉल में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। आज ओबरॉय मेंशन में खुशियों का माहौल था। रिया ने शुभ को भी इनवाइट किया था। शुभ के साथ शारदा मल्होत्रा और नानू भी आए थे। रिया पूजा के लिए रेड साड़ी पहनकर तैयार होकर आई थी। रिया मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और साड़ी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबकी नजरें उस पर अटक कर रह गई। सब लोग हॉल में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। उसी बीच रिया ने कीर्ति और शुभ के रिश्ते की बात कर ली। किसी को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। शुभ ने भी रिया की खुशी के लिए हाँ कर दी। लेकिन कीर्ति इस बात को सोचकर परेशान थी कि शुभ ने तो कहा था वो किसी और से प्यार करता है। कीर्ति ने रिया को साइड में ले जाकर ये बात कही तो रिया मुस्कुराते हुए बोली, वो कोई और कोई नहीं, तुम हो कीर्ति। वो मेरी गलतफहमी थी। कीर्ति के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। इतने में नमन वहां पर आ गया, ये खुशखबरी लेकर कि सुरेश मल्होत्रा को उम्र कैद की सजा मिली है और उसने अपने कारनामों के बारे में पुलिस के सामने खुद सब कुछ कबूल कर लिया। मानवी भी उस दिन रिया को सिद्धिविनायक में मिली थी, जो कि सुरेश मल्होत्रा के चुंगल से ही भागकर निकली थी। उसने बताया कि सुरेश मल्होत्रा ने पुलिस के टॉर्चर और उसके खिलाफ मिले सबूतों के कारण सब कुछ उगल दिया है। उसने जितने भी बच्चों को अपनी कैद में रखा था सबको उनके पेरेंट्स के पास पहुंचा दिया गया है और कुछ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया है। वसीम और सुरेश मल्होत्रा के गैरकानूनी सारे काम पुलिस की निगाह में है। मानवी की माँ सौतेली थी। उसने खुद सुरेश मल्होत्रा को उसे बेच दिया था। सभी ये बात सुनकर चौंक गए, लेकिन मानवी को इस बात की खबर नहीं होने दी और जय और रिया ने उसकी जिम्मेदारी ले ली। इतने में मिश्रा सदन से भी सभी लोग वहां पहुंच गए। सभी एक जगह इकट्ठा थे। पंडित जी के आने तक सब लोग फैमिली फोटो लेने में बिजी हो गए। एक बार फिर ओबरॉय मेंशन खुशियों और हंसी से गूंज उठा। पंडित जी आए, घर में पूजा शुरू हुई। सब लोग बहुत खुश थे। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।